All, I welcome you to CS Engage YouTube channel. So in this video we are going to see about the study tips for CS executive first module, first subject, which is jurisprudence, interpretation and general laws, which we say JIGL. So JIGL के लिए क्या स्टडी टिप्स होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी में एकदम क्विक वे में बोल लेता हूँ ताकि आप सब समझ जाओ विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. सो सबसे पहली बात ये है कि जो हम लोग 17 चैप्टर्स है उसको कैसे डिकोड कर पा रहे हैं, किस हिसाब से उसको मॉडिफाई करके पढ़ पा रहे हैं, वो मैटर करेगा. तो ये लोड कभी मत लेना कि यार 17 चैप्टर पढ़ोगे तब जाके पास हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये सिर्फ मैं लो और एकदम एवरेज स्टूडेंट्स के लिए टिप्स दे रहा हूँ कि ना उनको अगर वो पास नहीं हो पा रहे तो एटलीस्ट ये चीज़ें फॉलो करके उनका थोड़ा तो लेवल अप स्कोर हो सकता है. तो उस एम के साथ हम लोग ये कंटेंट बना रहे हैं CS एंगेज यूट्यूब चैनल के अंदर. तो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट टिप ये है कि कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स अगर पढ़ रहे हो तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि स्टार्टिंग के 5 पढ़ लिए, लास्ट के 5 पढ़ लिए, पास हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. थोड़ा अपने हिसाब से भी लॉजिक लगा लो कि पिछले 2-3 अटेम्प्ट से क्या आ रहा है, CRPC, CPC, IPC, एविडेंस एक्ट, अगर इनमें ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है इंस्टीट्यूट और है ना 4 मार्क्स 8 मार्क्स करके कुछ ना कुछ 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, पॉसिबिलिटी लगती है आ ही रहे कोशिश इसमें से, तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी दो कि वो 3 से 4 चैप्टर आर्बिट्रेशन तक करके जाओ, क्योंकि बहुत स्कोप बढ़ रहा है आर्बिट्रेशन का, मीडिएशन का. क्वेश्चन है, चांसेस कि ये बन सकता है, तो एक बार के लिए उन चैप्टर्स को प्रायोरिटी दे दो. फिर लगता है कि नहीं यार ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लिमिटेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, छोटे छोटे चैप्टर्स है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ पा रहे हो तो छोड़ना क्यों भाई, उनको भी टारगेट करो, उनको पढ़ लो. फिर लगता है कि नहीं सोर्स ऑफ लॉ पढ़ लिया, ठीक है, ये हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा अभी नहीं पढ़े जा रहे, बाद में देख लेके. तो ऐसे ऐसे चैप्टर्स जो नहीं हो रहे उनको एक बार के लिए सेकंड कैटेगरी में रखो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उन चैप्टर्स को दो जिनको तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके कर सकते हो. तो इस तरह से तुम्हारे मैक्सिमम चैप्टर्स तुम कवर अप करने का सोचा. ऐसा बिल्कुल नंबर मत रखना कि 8 चैप्टर करोगे 17 में से तब जाके पास हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैंने खुद 12-15 चैप्टर्स किए थे तब जाके ऑलमोस्ट 45-50 स्कोर आ रहा था. तो सोच लो कि एक अप्रॉक्स मतलब कुछ एक लिमिट रख लो कि नहीं यार इतने चैप्टर्स तो मिनिमम टू मिनिमम करने चाहिए, 17 में से 10 तो करने ही हैं. वो 10 चैप्टर तुम कैसे भी चूज़ लो, क्योंकि हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन भी आ गया तो तुम जितना भी चूज़ करके जाओगे उसमें से कुछ तो क्वेश्चन बनेगा. ऐसा है ही नहीं कि तुम अगर वो लिमिटेशन एक्ट पढ़ के जा रहे हो एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा 3 मार्क्स या 4 मार्क्स या 8 मार्क्स करके, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है. तो कुछ तो ज़रूर आएगा. तो कीप इन माइंड सेट दैट एटलीस्ट यू आर स्टडिंग सम सेलेक्टिव सेट ऑफ चैप्टर्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्कोरिंग एंड अप टू द मार्क दैट ओके इफ स्टडिंग वन पर्टिकुलर चैप्टर तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में से सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए. ऐसा नहीं कि फर्स्ट चैप्टर नाम के लिए पढ़ लिया फिर पता नहीं चला ऑस्टिन की थियरी क्या थी या उसकी थियरी क्या थी या लास्ट में जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे वो सब आते नहीं थे. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. भले वो कस्टम्स हो, टाइप्स ऑफ कस्टम्स के रिक्विजिट्स हो या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का सेकंड चैप्टर का कुछ भी हो, डिफरेंशिएशन, हर चीज़ अगर थरोली उस एक चैप्टर में आता है तब जाके कह सकते हो कि तुमने एक चैप्टर ये पढ़ा, एक चैप्टर ये पढ़ा. इस तरह से 10-12 चैप्टर पढ़े तब जाके ज्यूरिस्प्रूडेंस में वो एक JJL सब्जेक्ट में एक कैपेसिटी आ सकती है कि चलो भाई इतना अगर स्पेसिफिक चैप्टर्स है तो इतना तो पढ़ ही सकते हैं. तो इस तरह से एम करो. सेकंड थिंग ये बोलूँगा कि जितनी राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें ऐसा है नहीं कि ओन से कुछ भी लिख लो. जो कंटेंट उनको चाहिए यार कि किस किस केस में पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट एनी वारंट, तो वो तुम्हें पॉइंट आने चाहिए भाई कि ये केस ऐसा है, ये सिचुएशन ऐसे है, इस चीज़ में ये है, तब जाके तुम उस हिसाब से वो पॉइंट लिख पाओगे. ना आते ही नहीं है, कुछ पढ़ा भी नहीं है, ओन लैंग्वेज में लिखोगे फिर मार्क्स बनते नहीं है, नंबर आते नहीं, 1 मार्क, आधा मार्क, 2 मार्क, फिर बोलने से मतलब नहीं है. तुम किसी की सर्टिफाइड कॉपीज देख लो या खुद का गाइडलाइंस आंसर इंस्टीट्यूट देता है वो देख लो, एक आइडिया लग जाता है कि उनको क्या कंटेंट चाहिए. और थर्ड टिप, भले ही पैराग्राफ लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, जो कंफर्टेबल है उस हिसाब से लिखो. मैंने स्टूडेंट्स के आंसर शीट देखी या एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि कुछ आंसर्स में मैंने सिर्फ पैराग्राफ करके लिखे, मार्क्स आ रहे अच्छे से 4 में से 3, 2, 2.5 कुछ तो बन ही रहा है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. और जब मैंने आंसर्स देखे कुछ में मैंने सिर्फ पॉइंट वाइज करके सारे जो भी पॉइंट्स टाइप ऑफ टॉट्स क्या क्या थे, ये बैटरी असॉल्ट, ये सब पॉइंट वाइज लिखे, मार्क्स बन रहा भाई अच्छे से. 8 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन था तो उसमें शायद 5 आ गए, 4 आ गया, 6, प्रॉब्लम नहीं है. तो वो एक स्ट्रैटेजी रखो. उसके अलावा ये है कि इसमें कोई केस लॉ, बड़े बड़े क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आने वाले ही नहीं है. 99% चांसेस तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर कट और डायरेक्ट क्वेश्चन है. इतना मैं लिख के दे सकता हूँ कि जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन बोल रहा हूँ, हाँ 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन अगर 100 में से कुछ बन भी जाए, इतने क्वेश्चन के ना जो केस लॉ हो या कुछ ट्रिकी हो या कुछ समझ में नहीं आए या कुछ ऐसा है, मान सकते हैं प्रोफेशनल एग्जाम में ऐसा हो जाता है. लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है CS एग्जीक्यूटिव जो मैंने बहुत ग्रुप पास किए थे उस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि मैंने एनालिस किया, मेरे 2 से 3 अटेम्प्ट लगे थे एग्जीक्यूटिव के, उसके अंदर कि हर बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे और अभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है. तो सिलेबस को अच्छे से पढ़ लो, एक पॉजिटिव माइंडसेट के जाओ और फिर लिख के आ जाओ, सब अच्छा रहेगा, ये होप रखो. और बस यही बोलूँगा एट द एंड, सिलेबस अच्छे से अच्छा कवरेज करो, राइटिंग प्रैक्टिस 1 बार 2 बार करके जाओ और पास्ट ईयर प्रैक्टिस एनालिसिस का करके जाओ, क्वेश्चन आंसर देख के जाओ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या वेराइटीज आते हैं. और कॉन्फिडेंस के साथ सब कुछ पॉइंट वैसे जो भी टैबलर कॉलम है या पैराग्राफ बेसिस पे लिख के आओ और 100% अटेंड करके आना. ये पेपर सबसे स्कोरिंग है, सबसे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं और इस पेपर में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट.